हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 54। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। इसके बाद आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। बच्चों, डेट है आज 5 सितंबर 2020। आज बच्चों एक स्पेशल दिन है। आज हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने टीचर्स डे के लिए विश करना है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, इसमें एक कहानी है छोटी सी, इशिता की कहानी। उसको पढ़ते हैं और वर्कशीट को समझते हैं। बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। एक लड़की है जिसका नाम इशिता है, वो बेंगलुरु में रहती है। उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। बच्चों, अभी कुछ दिन पहले ही गणेश उत्सव मनाया गया था। आपको मुझे बताना है कि गणेश उत्सव किस तारीख को मनाया गया था। कमेंट में आप मुझे बताना कि किस तारीख को गणेश उत्सव मनाया गया था। ठीक है, तो उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। बच्चों, नदियों में जब हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं उससे जल प्रदूषण होता है, उसके बारे में इशिता ने समझा था। यह मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक पदार्थ जिसका अपघटन होने में लगभग 1 महीना लगता है से बनी थी। बच्चों, वो जो मूर्तियां थी वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक रासायनिक पदार्थ है और जिसका अपघटन होने में, जिसको खत्म होने में लगभग 1 महीना लग जाता है। ठीक है बच्चों। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्रियां भी नदियों में डाली। श्रद्धालु क्या करते हैं, मूर्तियां तो डालते ही हैं, साथ में पूजा सामग्री भी नदी में डाल देते हैं। इस साल लॉकडाउन से त्यौहार मनाने के तरीकों में बदलाव आया है। लोग अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, तो लोग अपने घरों में ही सारे त्यौहार मना रहे हैं। इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। यह पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है और इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं है। बच्चों, जो इशिता नाम की लड़की है वो क्या करती है, मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन लोगों के साथ साझा करती है कि वो किस तरीके से आसानी से मूर्तियाँ बना सकते हैं। और ये जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं ये पूरी तरीके से पर्यावरण हितैषी यानी कि पर्यावरण के लिए अनुकूल है और इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम खर्चे में ये बन जाती है। वह किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह देती है। बच्चों, इशिका का कहना है कि हमें मूर्तियाँ बनाने के लिए किसी भी तरीके का रासायनिक पदार्थ नहीं यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें या फिर सीधे रसोई में जाकर हल्दी चुकंदर से रंग निकालें। बच्चों, पिछली वर्कशीट में भी हमने प्रकृति से मिलने वाले रंगों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि हमें प्रकृति से भी अलग अलग तरीके के रंग मिल सकते हैं, जैसे हल्दी से पीला रंग और चुकंदर से लाल रंग। आपको मुझे बताना है कि हमने किस वर्कशीट में प्रकृति से मिलने वाले रंगों के बारे में पढ़ा था। कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि हमने कौन सी वर्कशीट में प्रकृति से मिलने वाले रंगों के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे जैव निम्नकरणीय जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। बच्चों, आज के टाइम में क्या होने लग गया है, आज के टाइम में लोग रचनात्मक तरीके से जैसे कि चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार, ये सब जो चीज़ें हैं बच्चों, ये जैव निम्नीकरणीय हैं जो आसानी से प्रकृति में मिल जाती हैं, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में आसानी से तोड़ दिए जाते हैं। इससे पर्यावरण को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, इन चीज़ों का उपयोग करके लोगों ने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया है। चलिए नीचे देखें। नीचे देखिए, आप देख सकते हैं गणेश जी की यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं या गणेश जी के चित्र हैं। ये भी देखिए, पहला चित्र ये है, दूसरा और तीसरा। इन सभी में प्रकृति से मिलने वाले पदार्थों का उपयोग हुआ है, किसी भी तरीके का रासायनिक पदार्थ उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें। कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं।
लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है? आपको क्या लगता है वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? बच्चों, लोगों ने मूर्तियाँ बनाने के लिए अब किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया? इसका उत्तर तो हमने ऊपर ही देखा था। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे जैव निम्नीकरणीय जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय में बांटें। प्लास्टिक, सब्जियां, अखबार और कांच। बच्चों, जो पदार्थ आसानी से प्रकृति में घुल मिल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है, या सूक्ष्म जीवों द्वारा तोड़ दिए जाते हैं, उनको जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। और जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं तोड़े जाते और जिनको खत्म होने में लाखों साल लग जाते हैं, उनको अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। तो नीचे 3-4 चीज़ें दी हुई हैं, आपको बताना है कि कौन सी जैव निम्नीकरणीय है और कौन सी अजैव निम्नीकरणीय है। तो चलिए देखें। प्लास्टिक को खत्म होने बच्चों बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए ये है अजैव निम्नीकरणीय। उसके बाद है सब्जियां। बच्चों, सब्जियां जल्दी ही खत्म हो जाती हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा खत्म कर दी जाती हैं, इसलिए ये है जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, सब्जियां हैं जैव निम्नीकरणीय। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है अखबार भी बच्चों ईजिली खत्म हो जाता है, प्रकृति में घुल मिल जाता है, इसलिए ये भी जैव निम्नीकरणीय है। उसके बाद है कांच। बच्चों, कांच ईजिली ख़त्म नहीं होता, इसको ख़त्म होने में भी लाखों साल लग जाते हैं, या हो सकता है ये कभी ख़त्म ही ना हो, इसलिए ये है अजैव निम्नीकरणीय। बच्चों, जिनके ऊपर मैंने रेड सर्कल किया हुआ है वो है अजैव निम्नीकरणीय, और जिनके ऊपर मैंने ग्रीन सर्कल किया हुआ है वो है जैव निम्नीकरणीय। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, 2 कॉलम बनाने हैं इस तरीके से। एक तरफ लिखना है यहाँ जैव निम्नीकरणीय और दूसरे में लिखना है अजैव निम्नीकरणीय, और नीचे इस कॉलम में आपको जैव वाले लिखने हैं और यहाँ पर जो अजैव निम्नीकरणीय हैं उनको लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हटा दें यहाँ से। हाँ, तीसरा प्रश्न देखें बच्चों। पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं? इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताइए। बच्चों, जो पूजा सामग्री हम घरों में पूजा करते हैं या अलग अलग त्योहारों पर पूजा करते हैं, उनमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं वो आपको बताना है। और क्या इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका भी हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। पूजा में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि फूल माला होता है, तस्वीरें होती हैं भगवान की, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें नदियों में डाली जाती हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और अपशिष्ट पदार्थ पता है जो नदियों में डाली जाती हैं, विसर्जित की जाती हैं, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताना है कि क्या इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका भी हो सकता है, और वो आपको इस वर्कशीट में बताना है। आशा करता हूँ कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी ना आई हो तो आपके जो भी डाउट हैं वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।